नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो शायद वो लोग नहीं जो शहीद हो गए, या वो नहीं जो शहीद होते हुए उस वक्त कोई हिंदुस्तानी ने देखा होगा। अगर आज एट प्रेजेंट वो जीवित भी हो कोई भी, तो उनको सिर्फ हम उंगली पे गिन सकते हैं। उनसे बात नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते, उनके विषय में कोई अभी जान नहीं रहा कौन कहाँ क्या है। खैर, हम बात आते हैं इस कोरोना वायरस के महामारी पे कि आज जो कोरोना वायरस का महामारी है, इसमें अगर कोई शहीद हो रहा है या किसी की मृत्यु हो रही है, वो हैं प्रवासी मजदूर जो लाखों की संख्या में पलायन हो रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और उनको कुछ को भगाया जा रहा है, कुछ लोग जाने की उम्मीद में हैं कि हम चले जाएंगे, लेकिन उनको रोका जा रहा है कोई ना कोई बहाना करके। तो अभी जो मजदूरों के खून से जो भारत की मिट्टी लाल हो रही है, उसमें बस यही कहना होगा ना कि वो जो आंचल है भारत माँ का, वो एक पन्ना बन चुका है, एक इतिहास बन चुका है, और वो इतिहास लिखा जाएगा आज। और कल आने वाला जो कल है वो इतिहास भी पढ़ेगा। तभी आज एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या अंग्रेज ऐसे ही थे? क्योंकि आज जो है ग्लोबल इंडिया, हम आप कह रहे हैं ग्लोबल दुनिया कह रहे हैं, इस ग्लोबल दुनिया में एक बच्चा इस चीज़ों को लाइव देख रहा है। कल का ज़माना कुछ और था, जब सिर्फ समाचार पत्र पत्रिकाओं में हम लोग पढ़ते थे, हमारे पूर्वज पढ़ते थे वो समाचार, और 24 घंटा हम लोग इंतजार करते थे कि कल फिर अखबार आएगा तो अखबार के द्वारा लोग पढ़ेंगे समाचार कि हमारी दुनिया में या हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद जमाना रेडियो का और टेलीविज़न का अगर हटा दे तो आज का जो जमाना है नेट का, जिसमें हर इंसान के पास मोबाइल है और आंकड़ा आज देख रहे हैं कि अभी क्या हुआ, यानी मिनट में, सेकंड में, यानी हो रहा है, उधर हो रहा है और इधर हम लाइव देख रहे हैं कि हमारे दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तभी बच्चा पूछ रहा है, माँ अंग्रेज ऐसे ही थे क्या? यानी माँ चुप है, माँ खामोश है, जवाब क्या दे? अंग्रेज का वो दौर था, अंग्रेज अपने नहीं थे। उन्होंने जो भी अत्याचार किया अपने हिंदुस्तानियों पे, तो हम लोग आराम से बोलते, बखूबी बोलते, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा प्रताड़ना दिया, प्रताड़ित किए, महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, पुरुषों के साथ ऐसा हुआ, बच्चों के साथ ऐसा हुआ, या जानवरों के साथ ऐसा हुआ। लेकिन आज क्या कहा जाए अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों के पास, जो लोग सत्ता में बैठे हैं या कहीं ना कहीं वो बैठे हैं, यहाँ लड़ाई किसकी हो रही है? एक पतंग आसमान में उड़ रहा है, सैकड़ों उड़ रहे हैं। उसके बाद एक डॉन जो होता है, जिसको आप डॉन कहते हैं, वो सारे पतंगों को काट करके और अकेले आसमान में बिचरता है। लेकिन वो भूल जाता है कि कल उसकी भी बारी आएगी और वो भी कट करके वैसे ही गिर जाएगा, क्योंकि कल आने वाले डॉन की पुनः तैयारी होती है और वो तैयारी करता है और वो फिर आसमान में लहराता है। तो उसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान एक डॉन बना, आसमान में लहराया, क्योंकि ये मिट्टी हमारी थी, भारत हमारा था। अंग्रेज ने तो सिर्फ हमारे पे, हम लोगों को बंधुआ मजदूर बना लिया। बंधुआ मजदूर कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगा। वहीं पुनः अगर ये कहा जाए, आज इतने सारे लाखों के पलायन में, चूंकि उनका कोई कसूर नहीं है, उनको किस तरह ठगा गया है। आज कुछ लोगों से मेरी बातें हुई, आज का मतलब सप्ताह में कुछ लोग, हर दिन लोग मिलते हैं, उनसे बातें होती हैं, उनसे पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले जो पलायन की बात हुई थी, यानी हम लोगों को भी ये लगता है कि हमको अपने घर जाना चाहिए। 15 दिन हो गए, 20 दिन हमें हो गए, हम भूखे मर रहे हैं, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, छत भी नहीं है, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? तो यहाँ से पहले लाइन लगाया गया है उनको कि आप लाइन लगो, अपना मेडिकल कराओ, फिर आपको हम ट्रेन से भेजेंगे या फिर आप अपने स्टेट में जाएंगे। वो लोग लंबी लाइन में लगते हैं, याद कीजिए, लंबी लाइनें लगते हैं इस धूप में, करकराती धूप में, भूखे प्यासे। लाइन में लगने के बाद उनको 300 रुपये देने पड़ते हैं। 300 रुपये देने के बाद उनका मेडिकल बनता है। मेडिकल बनने के बाद भी उनको कहा जाता है कि आपको मैसेज जाएगा, फिर आप ट्रेन पे यात्रा कर सकते हैं और अपने गंतव्य तक आप पहुंच सकते हैं। बेचारे मजदूर 15 दिन 20 दिन इंतजार करते हैं, कोई मैसेज नहीं आता है। क्योंकि मैसेज हो तब तो मैसेज मिले। उसके बाद सरकार की अचानक आती है प्रक्रिया कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप जा सकते हैं। यानी ऐसे ही अब ऑन द स्पॉट, यानी कि ट्रेन लगी हुई है और आपको चेक किया जाएगा, आप ट्रेन में बैठिए और आप चली जाएंगे। ऐसे में मजदूरों का कहना है कि अभी जो मजदूर पलायन किए हैं, चूंकि अभी कुछ लोगों से हमारी रूबरू बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि जब आपको कराना ही नहीं था, उस मेडिकल टेस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो 300 रुपये हमसे लिया क्यों गया है? ये तो ठगी है हम लोगों का। तो अभी मैं बता दूँ, स्टेट का नाम लेना
ज़रूरी नहीं है, कहा नहीं जाएगा, लेकिन आप समझ भी रहे हैं उस स्टेट से लगभग में यहाँ पे अभी अभी 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर में अगर ले लीजिए, कई लाख ऑटो और कई लाख आपको टैक्सी यहाँ से पलायन कर चुकी है अपने अपने परिवारों को बिठा करके। तो अगर मान ले 2 लाख कहीं आंकड़ा अगर आप मान लेते हैं तो एक टैक्सी पे 5-6 जन गए हैं, एक टेम्पो पे 4 जन 5 जन चले गए हैं। तो ऐसे में अगर आप जोड़ लीजिए तो 7 लाख का ही अगर आंकड़ा हम ले लेते हैं एक स्टेट से, अगर 7 लाख ही पलायन किए, यानी कि 7 लाख लोग अगर उस लंबी कतार में लग के 300-300 रुपये ही अगर दिया वहाँ पे मेडिकल बनाने के लिए, तो मालूम है वो गरीब बेचारे यहाँ से पलायन करने के बावजूद भी 21 करोड़ रुपए आप जोड़ लीजिए कि 300-300 रुपये से अगर आप गुणक कर दें तो ये 7 लाख आदमी जो यहाँ से गए हैं, जो लंबी लाइन में लगे हैं, बाकी तो बहुत ज़्यादा हैं, हम तो आपको बहुत कम बता रहे हैं, लेकिन अगर इसको जोड़ लीजिए आप तो ये ठगी नहीं है। 21 करोड़ रुपये उस बेचारे से लिया गया है। इस 21 करोड़ रुपए में तो अपना पेट भर रोटी तो खा लेते, कम से कम 4 दिन ही खाते खाते। उसके बाद क्या हुआ यहाँ से, अभी महाराष्ट्र की भी हम आपको बात बता दें तो महाराष्ट्र में से 3 जगह की बात ले लीजिए, मुंबई को लीजिए, पुणे को लीजिए और थाने को लीजिए। यहाँ से जो लोग पलायन किए हैं ये लोग 4,500 रुपये, 5,000 रुपये, 3,500 रुपया देकर गए हैं बसेस से। बस गए हैं या फिर उसको टेम्पो कहिए या फिर उसको वैन कहिए, किसी भी चीज़ पर, या ट्रक को भी ले लीजिए, ट्रक पे भी वो लोग गए हैं और कचरे की तरह उनको बिल्कुल ठूसा गया है। जिस तरह लोग कपड़े को ठूस देते हैं और उस तरह आप देखते होंगे सूरत या कहीं भी जहाँ कपड़े का निर्माण होता है वहाँ पे उसको सिंथेटिक कपड़े को ठूसा जाता है, किसी तरह एक बोरी उसमें और अट जाए, उस तरह आदमी को यहाँ से ठूंसा गया है। और लोगों के दौर में अलग से जो लोग यहाँ से प्लान किए हैं वो रास्ते भी में मर गए हैं। अभी 16 आदमी का तो आपने देखा ही होगा कि जो लोग पैदल जा रहे थे तो वो लोग भुसावल की जो रूट थी औरंगाबाद से भुसावल जाने के क्रम में जो 16 लोग बिल्कुल ट्रेन की पटरी पे कट गए और मालगाड़ी आके काटते हुए चली गई, चूंकि वो बेचारे थक चुके थे, उनको कुछ सूझा नहीं। जब कहते हैं ना भूखे भजन ना होई गोपाला ले लो मेरी कंठिन माला, तो वो भगवान से भी एक भक्त कहता है अगर उसको भी 4 दिन भूखे रख दीजिए ना तो भगवान का भी पूजा और याचना नहीं की जाती है, अर्चना नहीं होती है। और यहाँ भूखे भजन जो धूप में चल रहे हैं, कहीं रोटी मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं पानी मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, वो बेचारे क्या करेंगे। तो यहाँ हजारों की संख्या में उसके बाद वो लोग आगे जाते हैं तो दूसरे स्टेट के जो गवर्नमेंट हैं वो वहीं पे उनको रोक देते हैं और रात बेचारे को गुजारना पड़ता है। और उसके बावजूद भी वो जो ट्रक वाले होते हैं वहीं पे रोक देते हैं, कहते हैं भैया अब तो हम आगे नहीं जाएंगे, अब लीजिए 300 किलोमीटर उनको और आगे जाना पड़ना है। लेकिन वो रात तो वहीं पे उनको गुजारना करे तो करे क्या, और भूखे प्यासे मृत्यु तो ऐसे हुई है, लेकिन मृत्यु दर बिल्कुल कम दिखाया गया है जो मरने वालों में। आंकड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो भारतवर्ष का अभी जो आंकड़ा है मरने वालों का, बाकी जो कोरोना वायरस से महामारी है उनकी तो अभी रहने दीजिए, अभी जरूरी ये बताना है कि हमारे भारत वर्ष से कितने लोग कोरोना वायरस से मर चुके हैं उनका हम आंकड़ा दे देते हैं, और दुनिया भर में कितने लोग मर गए हैं उनका भी हम आंकड़ा आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले हम भारतवर्ष की बात आपको बता देते हैं। तो भारतवर्ष में मरने वालों की आंकड़ा जो है वो है आपको 3,317, यानी 3,317 लोग अपने पूरे भारत में मर चुके हैं। लेकिन मेरा ये दावा है कि इससे कहीं ज्यादा भूख से, धूप से चलकर, पैदल चलकर लोगों का मरने का आंकड़ा है। इससे भी आपका रूह कांप जाएगा ये सुनते हुए कि एक प्रेग्नेंट महिला, एक ही महिला की बात हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक का उदाहरण हम दे रहे हैं कि यहाँ से मुंबई और आगरा के बीच में जो NH है उसमें एक गांव की तरफ थोड़ा आड़ लेते हुए यानी 80 किलोमीटर पैदल चल के एक महिला आती है और वहाँ पे एक बच्चे को जन्म देती है। ठीक 1 घंटे के बाद 160 किलोमीटर फिर वो पुनः चलती है। कहाँ जाने के लिए? 160 किलोमीटर के बाद वो कोई बस या ट्रेन लेने के लिए, ताकि उसको झारखंड जाना है। वो झारखंड की महिला है। अब आप एक माँ का एक दर्द समझ जाइए कि एक बच्चे को इस तरह एक माँ जन्म दे रही है और 1 घंटे के बाद में उसमें कहाँ से स्टेमिना आता है कि वो बच्चे को उठाती है और 160 किलोमीटर वो पद यात्रा करती है और उसकी झारखंड जाने के लिए कि ताकि हमें ट्रेन मिले, कुछ मिले। लेकिन कहीं कुछ नहीं है। सभी लोग जूं तक नहीं रेंग रहा है। इसे क्या कहा जाए? बुद्धि भ्रष्ट कहा जाए, सरकार को कहा जाए, उद्योगपतियों को कहा जाए, किसको कहा जाए? या पदाधिकारी को कहा जाए, अधिकारी को कहा जाए, किसको कहा जाए? अच्छा हो ना कि किसी को नहीं कहा जाए, चूंकि सच हम बोल नहीं सकते और झूठ हमसे बोला जाएगा नहीं। इसलिए यही कह दीजिए कि गलती तो
पलायन करने वाले मजदूर की है, ताकि इन्होंने तो किसी की बात मानी नहीं और कुछ लिया नहीं। 2 महीना ठहर जाते, क्या था 2 महीना अगर भूखे रह जाते तो मर थोड़ी ना जाते, यह कहना शायद उचित होगा। लेकिन अभी 2 दिन पहले हम भी 2 दिन भूखे रहे, यानी कि मैं भी सोची कि आज मैं भी भूखे रह करके देखती हूँ। चूंकि कहते हैं ना, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। उसके बाद मैं सोची कि नहीं, मैं भी अगर 4-5 घंटे भूखे रह के देखती हूँ कि हमारा क्या आलम होता है। लेकिन दुख की बात है कि हम तो घर में थे, हम तो पंखे में थे, हम तो एसी में थे, मुझे नहीं लगा। और भूखे में जब 3 बजे, यानी सुबह नाश्ता भी नहीं किया और दोपहर में जब 3 बजे खाने के लिए बैठी तो मेरा चक्कर आ गया और हम तो वहीं पे गिर गए, और गिरे तो लगभग भी 6-7 घंटा हम सोए रह गए। लेकिन उन मजदूरों का क्या कि जो खाना भी नहीं मिला, छत पे पंखे भी नहीं है, चले जा रहे हैं, चप्पल टूट गई है तो बिसलरी बोतल में लगा लिए हैं, एक ट्रॉली पे एक बच्चा को खींचते हुए कोई ले जा रहा है, कोई कुछ कहीं कुछ, कोई मर रहा है और मर रहा है तो वहीं बेघर हो रहा है, उसको छोड़ करके फिर लोग आगे पलायन कर रहे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है अपने भारतवर्ष के लिए, बहुत शर्म की बात है भारतवर्ष के लिए। तो इसी दिन के लिए क्या भारत को आज़ाद किया गया था कि हम गर्व से कह सकते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन ये भी कहना शायद गलत ना होगा कि टर्कों पे लिखा रहता है कि 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान, यानी 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। क्या ये कहना उचित होगा? खैर, आइए हम आपको दुनिया का आंकड़ा दे देते हैं कि दुनिया में मरने वालों का आंकड़ा कितना है। तो वहीं दुनिया में संक्रमण से मरने वालों का अगर आंकड़ा ले लीजिए तो 3,23,000 है। ये तो रही दुनिया की बात। अभी भारतवर्ष में फिर हम आते हैं लौटकर और आपको बता दें कि आज लाखों की संख्या में फिर लोग पलायन कर रहे हैं, आज भी किए हैं, कल भी किए हैं, और भूख से तड़प रही है जिंदगी सड़कों पे। इसका जिम्मेदार कौन है? इसको कहते हैं कि न करेंगे न करने देंगे, करना ही बिगाड़ देंगे। अब तो कहना शायद यही उचित होगा। धन्यवाद।